अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। कुछ अर्सा पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो थी हाउ टू अंडरस्टैंड जजमेंट इन अ सिविल केस, दूसरी वीडियो थी हाउ टू अंडरस्टैंड अ जजमेंट इन अ क्रिमिनल केस। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि सर इस किस्म की और भी वीडियोस बनाएं। सो आपकी ही इस रिक्वेस्ट को मैं ऑनर करते हुए आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक मर्डर केस में जजमेंट को समझेंगे कि उसमें क्या क्या कुछ लिखा जाता है। सो अब मैं स्क्रीन से ऑफ हो रहा हूँ और वो जजमेंट आपके सामने आ जाएगी। सो ये हमारे सामने अब एक जजमेंट आ गई है। ये एक मर्डर ट्रायल था जो कि टोबा टेक सिंह में इसका ट्रायल हुआ था। सबसे पहले जजमेंट में ऑब्वियसली जज साहब का नाम होगा जिन्होंने ये जजमेंट लिखी है। फिर सेशन केस नंबर वो लिखा होता है उसका। फिर सेशन ट्रायल नंबर, जो ट्रायल हुआ उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। मर्डर का ट्रायल हमेशा सेशन कोर्ट में होता है, इसलिए सेशन ट्रायल नंबर 46 ऑफ 2012 है ये। उसके बाद केस का उन्वान स्टेट वर्सेस, अगर एक एक्यूज़ है तो उसका नाम होगा। अब जैसे इस केस में 12 थे एक्यूज़, 12 मुलजमान थे। सो उन सब के 1 बाय 1 नाम लिखे गए हैं। सो स्टेट वर्सेस शकील अहमद, नंबर 2 जमान अली, सो एंड सो। नेक्स्ट आ जाता है कि एफआईआर का नंबर, किस एफआईआर में ये सारे मुलजमान जो चार्ज हुए थे जिनका ट्रायल हुआ है, एफआईआर का नंबर, फिर वो किस डेट को एफआईआर हुई थी, किस पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर हुई थी और अंडर किन ऑफेंसेस के वो हुई है। जैसे इस केस में मर्डर 302 प्लस 34 ये थे पीपीसी के ऑफेंसेस जिनके अंडर ये ट्रायल हुआ है। देन जजमेंट अब स्टार्ट होती है। देखिए जो एक जजमेंट होती है ना, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट वो होता है जो कि एफआईआर लॉन्च होने से ले के ट्रायल ख़त्म होने तक का सारा उसमें लिखा जाता है कि एफआईआर किसने लॉन्च की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, उसके बाद चार्ज क्या लगा, उसके बाद एविडेंस के देने के लिए कौन कौन से विटनेसेस आए, फिर आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं बोथ साइड के, प्रोसिक्यूशन के भी, डिफेंस के भी। उसके बाद दूसरे पार्ट में कोर्ट अपनी जजमेंट देती है, अपनी रीजनिंग देती है कि किन बेसिस की बिना पे किसी एक्यूज़ को एक्विट कर रही है या उसको सेंटेंस दे रही है, उसको कन्विक्ट कर रही है। सो इस जजमेंट में अब देखते हैं कि क्या हुआ था। इस केस में 12 मुलजमान हैं। तो शुरू में ही जज साहब ने लिख दिया, द अबव सेड केस accused persons were sent up to face trial in the above said case by police of police station सदर गोजरा। अब दूसरा पैराग्राफ जो है इसमें बेसिकली पूरी एफआईआर की स्टोरी बताई गई है। अब वो देखते हैं क्या थी। एफआईआर की स्टोरी में था, ऑन 18/6/2011 मोहम्मद असलम खान एसआई PS Sadar Gojra along with police party was on usual police patrol and was present at सिविल हॉस्पिटल गोजरा। अब ये पुलिस पेट्रोलिंग पे थी और वो ये जो मोहम्मद असलम एसआई है ये सिविल हॉस्पिटल गोजरा में प्रेजेंट था। वेयर कंप्लेनेंट मोहम्मद, अब कंप्लेनेंट जो मुदई है महमूद अहमद PW8। अब ये PW8 यहाँ पे जजमेंट में इसलिए लिखा गया इसके नाम के आगे क्योंकि ये जो है महमूद अहमद ये मुदई है, ये कंप्लेनेंट है, ये बतौर विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 है। अब ये P का प्रोसिक्यूशन, W विटनेस और 8वें नंबर का ये विटनेस है जो कोर्ट में अपीयर हुआ है ट्रायल के दौरान और इसने अपनी शहादत रिकॉर्ड कराई है। सो इसलिए PW8 यहाँ पे लिख दिया गया। अप्रोच्ड हिम, हॉस्पिटल में ऐसा ही था, वहाँ पे ये मुदई उसके पास गया है एंड प्रेजेंटेड कंप्लेंट एग्जिबिट PG। अब ये एग्जिबिट PG क्या है? देखें, ये एग्जिबिट जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको एग्जिबिट करवाया जाता है। अब उसके साथ अगर तो उसको प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट करवाया है तो वो P और G होता है उसका नंबर, ABCDEFG ये डॉक्यूमेंट्स के साथ लगता है एग्जिबिट PG। अब ये जो कंप्लेंट जो दरख्वास्त उसने लिख के दी थी एसआई को, इस जो कि सिविल हॉस्पिटल में प्रेजेंट था, ये उसका बता रहे हैं। वो दरख्वास्त एग्जिबिट PG एग्जिबिट करवाई गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से।
स्टेटिंग देयर इन, अब यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है, दैट ही अलॉन्ग विद हिज सन मोहम्मद रमज़ान केम टू चक नंबर सो एंड सो टू सी देयर इन लॉज एंड हर डॉटर फ्रॉम चक नंबर। अब ये उसका बेटा और उसकी बेटी जो है अपने इन लॉज को देखने के लिए इस चक में गए थे। ही वॉज प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, वो अपने भाई के घर में मौजूद था। व्हेन हिज सन, ये जो कंप्लेनेंट है महमूद अहमद, इसका बेटा मोहम्मद रमज़ान एंड सफदर अली सन ऑफ मोहम्मद अली वेंट टू सी देयर स्पिरिचुअल लीडर सैयद गुलशेर शाह एलियस अमीर शाह। अब वो अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ इन लॉज को देखने गया। वहाँ पे उसका बेटा मोहम्मद रमज़ान और सफदर अली जो इसका ब्रदर इन लॉ था मुदई का, मोहम्मद अली का बेटा, ये दोनों मिलने गए हैं अपने पीर से सैयद गुलशेर शाह एलियस, जिसको अमीर शाह, एलियस का मतलब होता है उर्फ़, गुलशेर शाह इसका पीर था इनका। ये बेटा और इसके मुदई के जो ब्रदर इन लॉ था उसका बेटा अपने पीर को मिलने गए। आफ्टर 3-4 आवर्स, 2-3-4 घंटे बाद, सडनली रिपोर्ट ऑफ फायरिंग वॉज हर्ड बाई हिम ऑन विच ही केम आउट ऑफ फ्रॉम हाउस। तो 3-4 घंटे बाद ना उसने अपने घर में इस मुदई ने फायरिंग सुनी और वो घर से बाहर आ गए। फायरिंग कंटिन्यूड फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। व्हेन फायरिंग स्टॉप्ड ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ गुलशेर एलियस अमीर शाह टू चेक हिज सन। तो वो जब फायरिंग पहले होती रही, उसके बाद जब फायरिंग ख़त्म हुई तो वो अपने इस पीर के घर गए कि अपने बेटे को जाके देखे। ये मुदई कह रहा है अपनी FIR में। देर वॉज ह्यूज गैदरिंग इन द चौक, तो चौक में वो जब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। देखिए जो क्रिमिनल केस होता है उसमें एक एक FIR में या जो दरख्वास्त मुदई दे रहा है उसमें एक एक बात को गौर से देखना होता है। इसीलिए मैं ये सारी पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इसकी स्टोरी ऑफ FIR, ताकि फिर बाद में इस केस को समझने के लिए, इस मर्डर ट्रायल को समझने के लिए इसमें जो जजमेंट आई है वो हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, वो गैदरिंग थी चौक में, जब वो देखने जा रहा था, ही सॉ हिज सन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, उसका बेटा ग्राउंड पे गिरा था, इंजर्ड कंडीशन थी उसकी, एंड हिज ब्रदर इन लॉ वॉज लाइंग इन सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन, जो दूसरा था वो सेमी अनकॉन्शियस था। मोटरसाइकिल वॉज ऑल्सो नियर बाई तो मोटरसाइकिल भी वहीं पे पड़ी हुई थी उनके साथ ही। वेयर ही केम टू नो दैट हिज सन एंड ब्रदर इन लॉ आफ्टर मीटिंग देयर स्पिरिचुअल लीडर वर कमिंग बैक। तो ये वहाँ पे इसको चौक में पता लगा कि इसका बेटा और ये साला जो है ये वापस आ रहे थे घर की तरफ अपने वो पीर साहब से मिलने के बाद। व्हेन दे क्रॉस द हाउस ऑफ एक्यूज्ड इफ्तिखार एलियस इफ्ती, अब यहाँ से देखें, ये कहते हैं जब ये उसके घर के करीब से गुजर रहे थे इफ्तिखार के, एंड ज़मान अली एट अबाउट 11 PM। सो इन्होंने टाइम बता दिया कि ये 11 बजे रात का वकूआ है, ठीक है। सडनली एक्यूज्ड नंबर 1 कमर अब्बास, अब यहाँ पे इसने मेंशन किया अपनी FIR में कि इसके पास था मौज़र पिस्टल 30 बोर, फिर वहीद अब्बास आर्म्ड विद राइफ़ल 244 बोर, सकलैन अली। अब ये आई विटनेस नहीं है, इसको चौक में पता लग रहा है। इसने ये सारे एक्यूज़ जो हैं 12 के 12, 3, 4, 5 और who were already present in the battle along with the accused नंबर 11, 12, ये सारे इसने यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया और ये भी बता दिया कि उनके पास असला कौन कौन सा था। नूर अहमद who on their instigation made straight firing on his son and brother in law, तो इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग कर दी है इस पे, ये जो दोनों थे रमज़ान और दूसरा सफदर। एक्यूज़ नंबर 1, अब ये एक्यूज़ नंबर 1 कौन सा है, कमर अब्बास 2-5, 1 से लेके 5 तक जो हैं एक्यूज़, ये पहले मेड कंटिन्यूस फायरिंग एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हिज सन मोहम्मद रमज़ान सस्टेन्ड इंजरीज़ एंड लकीली सफदर अली सर्वाइव्ड। अब ये कह रहा है कि 1 से 5 तक जो मुल्ज़मान थे उन्होंने फायरिंग की जिसके नतीजे में इसकी डेथ होगी मोहम्मद रमज़ान की और ये सफदर अली बच गया। लेकिन इसने फायरिंग का कहा है कि 1 से 5 ने किया, लेकिन इसने स्पेसिफिकली नहीं बताया
कि किसकी फायरिंग से, किसकी गोली से ये रमज़ान जो है इसकी डेथ हुई है। एनी हो ये बता रहा है यहाँ तक। दे फेल ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे गिर गया। देन एक्यूज नंबर 1 to 5 एंड 6 to 6 जो कि आर्म था विद 12 बोर गन, 7 8 ये सारे इसने डाल दिए अंदर, 12 के 12 पूरे कर दिए। अलॉन्ग विद 6 अननोन पर्सन, अब अननोन पर्सन भी डाल दिए, 12 को नॉमिनेट करके 6 अननोन पर्सन भी डाल दिए। मेकिंग एरियल फायरिंग इन द चौक फ्लड अवे। अब ये देखें, ये देखने में ही समझ आ रहा है कि इसने 12 बंदे डाल दिए हैं जो नॉमिनेट किए हैं। इसमें उसके भाई भी होंगे, उसके रिश्तेदार भी होंगे असल के। फॉर इंस्टेंस अगर कमर अब्बास ने मारा है तो उसके साथ साथ 1-2 बंदे होंगे। इसने 12 बंदे पहले उसके सारे ख़ानदान वाले डाल दिए, उसके साथ फिर 6 अननोन पर्सन भी डाल दिए कि अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसको बाद में डाल दूँगा। एनी हो ये गलत बात है। हमें अपनी जो FIR होती है, अपने केस को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए कि उसको भी डाल दो, उसको भी डाल दो, उसके पूरे ख़ानदान वालों को डाल दो। वो अपना केस आप खुद ख़राब कर रहे होते हैं। जिसने स्पेसिफिकली वो ऑफेंस किया है, जिसने फायरिंग की है, उनको डालो। अब ये होता है कि वो दुश्मनी चल जाती है तो फिर जितने भी उसके ख़ानदान वाले होते हैं उनको डाल के तो अपना केस खुद ही ख़राब कर रहा होता है मुद्दई, जैसे कि इस केस में इसने किया है। मेकिंग एरियल फायरिंग, अच्छा वो कहता है कि ये सारे फिर फायरिंग करके हवाई फायरिंग करते रहे और वहाँ से मौके से भाग गए हैं। अब ये आई विटनेस नहीं है, इसको वहाँ पे बताया है लोगों ने। द अक्रंस वॉज विटनेस्ड बाई सफदर अली, सैयद गुलशेर शाह एलिया समीर शाह एंड जाहिद महमूद। अब ये 3 इसने आई विटनेस यहाँ पे डाल दिए हैं। एक तो ये सफदर अली, वो जो बच गया था, उसके साथ गया था सफदर अली, लेकिन ये बच गया था, रमज़ान की डेथ हो गई थी। ये तो अब इंजर्ड PW आ गया ना, उसके ज़ख्मी भी हुआ था। दूसरा वो पीर साहब खुद हैं और तीसरा ये जाहिद महमूद साहब। ये 3 बंदे इसने आई विटनेस यहाँ पे डाल दिए, मेंशन कर दिए। एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड इन द लाइट ऑफ बल्ब, क्योंकि अब ये रात का वकूआ है। आप देखिए 11 PM का वाक़या है, तो ये रात का वाक़या, तो अब ये भी तो बताना है ना। ये बड़ा क्रूशल होता है एक पॉइंट कि आपने मेंशन करना होता है कि रात के वकूए में कैसे पहचाना है बंदों को। तो इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड इन द लाइट ऑफ बल्ब, के बल्ब की रोशनी थी उसमें पहचान लिया। ही शिफ्टेड हिज सन टू आई कम जनरल हॉस्पिटल गोजरा फॉर ट्रीटमेंट वेयर ही सकम टू इंजरीज, यानी वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको लेके गए, वहाँ पे उसकी डेथ होगी। अब यहाँ से FIR में ये मोटिव लिख रहा है कि वजह क्या हुई अब कि इन्होंने फायरिंग कर दिया उस पर। मोटिव बिहाइंड द अक्रंस वॉज alleged to be fight between accused and spiritual leader Muhammad Ramzan on the same day before the present occurrence। यहाँ तक वो ये कह रहा है कि इसके पीछे मोटिव ये है कि जो पीर साहब थे उनकी लड़ाई हुई थी इन एक्यूज्ड पर्सन के साथ आज की सुबह ही, ये मोटिव था। तो उन्होंने बदला लेने के लिए वो पीर साहब को तो नहीं मारा, उन्होंने जाके वो रमज़ान और वो सफदर जो उनको मिलने गए थे उन पे फायरिंग कर दी। ये मोटिव दिया है जी कि पीर साहब के साथ लड़ाई हुई और पीर साहब बच गए हैं, उन पे फायरिंग नहीं की, उनके साथ वालों पे फायरिंग कर दी। तो ये था स्टोरी और जिसमें वो मोटिव भी बताया गया। इसके बाद अब आगे क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन में, अब ये सारा वहाँ पे इस जजमेंट में आगे वो लिखा जाएगा पार्ट। देयर आफ्टर सेड SI PW 13। अब ये PW का आपको पता होगा कि ये जो SI था जिसको उसने कंप्लेंट दरख्वास्त लिख के दी थी, इसका नाम असलम ख़ान है, जो कि उसको हॉस्पिटल में मिला था। ये एज PW 13 कोर्ट में आया है, इसने अपनी गवाही दी है। सेंट दी कंप्लेंट, जो उसने दरख्वास्त दी थी, टू द पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्टर ऑफ फॉर्मल FIR। उसने वो दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में भेज दी। अब ये थाने में जाकर उसने FIR नहीं लिखवाई, उसने हॉस्पिटल में दी थी, वहाँ से फिर उसने ये दरख्वास्त थाने में भेज दी और वहाँ पे फॉर्मल इसको रजिस्टर करवाया। ही इंस्पेक्टेड द डेड बॉडी ऑफ द डिसीज़, डेड बॉडी को उसने मुआयना किया। प्रिपेयर्ड इंजरी स्टेटमेंट एक बनाई जाती है। अब ये एक डॉक्यूमेंट होता है, तो एग्जिबिट P आ गया। प्रोसिक्यूशन का एग्जिबिट है C/4 इसका नंबर है। फिर इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसने बनाई। इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 CRPC तैयार की जाती है। एग्जिबिट ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश की गई, इसका नंबर है C3। ही प्रोसीडेड टू द प्लेस ऑफ अक्रंस,
प्लेस ऑफ अक्रंस पे गया जहाँ पे वो मर्डर हुआ था। प्रिपेयर्ड रफ साइट प्लान ऑफ द प्लेस ऑफ अक्रंस एग्जिबिट PL, ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट L के नंबर से एग्जिबिट करवाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से। यहाँ पे जजमेंट में साथ नंबर्स भी लिखे जाते हैं कि हर डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाना होता है ताकि वो पढ़ा जा सके, तो ये नंबर लगते हैं। अब यहाँ पे हम थे कि इसने साइट प्लान भी तैयार, रफ़ साइट प्लान तैयार किया। साइट प्लान दो किस्म के होते हैं, एक तो विदाउट स्केल और एक विद स्केल। उसमें ये बताया कि कितने करम पे, कितने फासले पे कोई विटनेस खड़ा था, कहाँ पे एक्यूज़ खड़ा था, कहाँ पे डिसीज़ खड़ा था, कहाँ पे विटनेसेस खड़े थे। ये सारी बातें इस साइट प्लान में होती है, रफ़ में भी और जो स्केल के साथ बनाया जाता है उसमें भी। एनी हाउ, he recorded the statements of the PWs under section 161 CRPC। ये इन्वेस्टिगेशन में फिर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो गवाह होते हैं, अंडर सेक्शन 161 रिकॉर्ड की जाती हैं। सो ये इसने रिकॉर्ड की। टुक इन टू पोजेशन ब्लड स्टेन्ड अर्थ, ज़मीन पे जो उसके खून के धब्बे थे वो सारे इसने वहाँ से कलेक्ट किए थ्रू सील्ड पार्सल, उनको पार्सल में सील किया। मोटरसाइकिल भी उसने रिकवरी की और रिकवरी को मेमो लगे। अब जो कुछ भी रिकवरियाँ करनी हैं पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उनको फ़र्द मकबूज़गी उर्दू में कहते हैं, फ़र्द मकबूज़गी, और इंग्लिश में उनको रिकवरी मेमो कहते हैं। अब उसने यहाँ से खून आलूद मिट्टी भी ली है, फिर उसने उसके बाद मोटरसाइकिल भी लिया है। जो जो कुछ भी उसने वहाँ से रिकवर किया है वो PH to PJ। अब ये देखें, जो कोई भी इनको जो फ़र्द मकबूजियाँ वगैरह लगी हैं, इनको नंबर PH J वगैरह लग गया है, ये इनके नंबर हैं रिकवरी मेमोस के। उसके बाद क्या हुआ, द कांस्टेबल आफ्टर द ऑटोप्सी ऑफ द, ऑटोप्सी मीन्स वो पोस्टमार्टम ऑफ द डिसीज्ड प्रोड्यूस बिफोर द IO लास्ट वोन क्लोज। अब यहाँ पे ऑटोप्सी करने के बाद जो उसने कपड़े पहने हुए थे डिसीज ने वो दिए। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच वर टेकन इन टू पोजेशन ऑफ द रिकवरी मेमो, वो सारे रिकवरी का मेमो उनके बनाए गए। गॉड प्रिपेयर्ड स्केल्ड साइट प्लान, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइट प्लान दो किस्म के होंगे, एक तो इसने पहले रफ बनाया था, उसके बाद स्केल्ड साइट प्लान भी बनाया जिसमें एग्जैक्ट बताया जाता है कि कितने फासले पे कोई बंदा खड़ा था, विटनेस खड़ा था, डिसीज खड़ा था, एक्यूज्ड खड़ा था। फ्रॉम द ड्राफ्ट्समैन एंड रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट। अब जो जिस ड्राफ्टमैन की उसने से ये स्केल्ड साइट प्लान बनाया था उसकी भी उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। ऑन 21/6/2011 एक्यूज जॉइंट द इन्वेस्टिगेशन एंड ही रिकॉर्डेड देयर वर्जन। ये आई थिंक बेल पे होंगे, तो ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, प्री अरेस्ट बेल पे होंगे। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके अपना वर्जन रिकॉर्ड कर दिया। ऑन 27/7/11 एक्यूज़ कमर अब्बास, वहीद अब्बास, सो एंड सो, जितने भी ये एक्यूज़ हैं वर डिक्लेयर्ड इनोसेंट एंड सेक्शन 109 वॉज डिलीटेड। यानी इसमें पहले 109 PPC का सेक्शन भी लगा था इस केस में, जो कि होता है अबेटमेंट का। अब यहाँ पे क्या हुआ तफ्तीश में जो IO था उसने ये जो मुलजमान है कमर अब्बास, वहीद, इफ्तिखार, शफ़कत अली, अली रज़ा, अब उसने तो 12 दिए थे ना, उसमें से ये सारे जो हैं इनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया और 109 जो बैटमेंट का सेक्शन था उसको भी डिलीट कर दिया। देर आफ्टर दिस सेड IO वॉज ट्रांसफर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज, फिर उसके बाद ये जो IO था उसकी ट्रांसफ़र हो गया और उसकी जगह दूसरा IO आ गया। and was transferred and investigation was entrusted to मोहम्मद यार। अब ये जो सा दूसरा IO है जिसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, ये भी एज ए विटनेस कोर्ट में अपीयर हुआ है PW14। ये सारे पुलिस के जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं इनको फॉर्मल विटनेसेस कहते हैं, ये सारे कोर्ट में आके गवाही देते हैं। फिर who recorded cross version on the application of Atif Salim on 16/8/11 which was rejected during investigation। he also arrested शकील एलियस, शकील अरेस्ट हो गया और ज़मान अली एक्यूज़, ये दोनों अरेस्ट हो गए। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि इस केस में क्रॉस वर्जन भी रिकॉर्ड हुआ है। एक तो FIR होगी ना जो मुद्दई की तरफ से दर्ज करवाएगी,
अब यहाँ पे क्रॉस वर्जन क्या होता है कि जो एक्यूज्ड पार्टी होती है वो भी अपना वर्जन रिकॉर्ड कर देती है कि इस वकूए में इन्होंने ये कुछ किया। सो ये क्रॉस वर्जन का केस है। अपोजिट दोनों के स्टांसेस आ गए, उस पर क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड हुआ, जो कि बाद में पुलिस ने कहा कि ये क्रॉस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता लगा लाइक क्रॉस वर्जन झूठा है, तो क्रॉस वर्जन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, खारिज कर दिया। अच्छा, अब इनमें जो ये अरेस्ट हुए हैं शकील और ज़मान, अब ये क्या आगे क्या हो रहा है। ज़मान एक्यूज लेड टू रिकवरी ऑफ गन 12 बोर P4। ये ज़मान ने रिकवरी भी आगे करवा दी। इसने क्या करवाई, 12 बोर की गन रिकवर करवाई जिसको एग्जिबिट करवाया गया P4। अब देखें, जो कोई भी विटनेस आते हैं उनको PW या वो DW होंगे अगर डिफेंस की तरफ से आ रहे हैं विटनेसेस। जो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवाए जाते हैं वो PA PB इस तरह होते हैं। अगर डिफेंस करवा रही है तो DA DB इस तरह चलते हैं। कोई आर्टिकल्स जब रिकवर करवाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 बोर गन रिकवर करवाई गई है, इसको एग्जिबिट करवाना है P1 या P2, जितने भी आर्टिकल होंगे उनको नंबर्स लगते हैं। अगर डिफेंस करवा रही है तो 1 2 3 कोई भी आर्टिकल। सो आर्टिकल्स जब रिकवर करवाए जाते हैं उनको नंबर 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उनको ABCD में लगता है, और विटनेसेस PW हमेशा 1 2 3 4 या DW 1 2 3 4 होते हैं। एनी हाउ, ये दो अरेस्ट हुए हैं शकील और ज़मान। इनमें से ज़मान ने एक गन भी रिकवर करवा दिया, जो कि रिकवर करवाई, फिर उसका रिकवरी मैनो बना, फिर विटनेसेस से उसका अटेस्ट भी करवाया गया कि ये रिकवरी की गई है। उसके बाद उसका रफ़ साइट प्लान भी करवाया गया है कि जहाँ से वो गन जो है 12 बोर की वो रिकवर की गई है। ये पहला ज़मान हो गया। अब शकील एलियस ने, इसने भी रिकवरी करवा दी है 12 बोर की। ये अब ये देखें, जो पहले ने रिकवरी करवाई थी P4 थी, दूसरे ने रिकवरी करवाई P5। हमेशा नंबर्स में होंगे जो आर्टिकल्स होंगे। गन एक आर्टिकल है, इसी तरह बाइक है, कोई कार है, ये पेन है, ये मेरे ग्लासेस हैं, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं इनको हमेशा नंबर्स लगते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह। विच वॉज टेकन इन टू पोजेशन वाइड रिकवरी। अब ये भी रिकवरी मेमो, इसकी गन का भी दोनों अरेस्ट हुए और दोनों ने अपनी गन्स को है वो रिकवर करवा दिया। आगे क्या हो रहा है, उसका भी साइट प्लान बन गया जहाँ से उसने रिकवरी करवाई है। एक्यूज्ड एक्सेप्ट शकील एलियस सकलैन एंड रमज़ान वर फाउंड इनोसेंट एंड देयर नेम्स वर प्लेस्ड इन द कॉलम नंबर 2 ऑफ द रिपोर्ट। अब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद चालान जमा करवाया जाता है। आम ज़ुबान में इसको चालान कहते हैं, लेकिन असल में ये 173 सेक्शन 173 CRPC की रिपोर्ट होती है। ये जब फ़ाइनल चालान जमा करवाया गया तो उसमें शकील और दूसरा था शकील और ज़मान, इनसे रिकवरीज़ भी हो गई। इनके अलावा बाकी सब को उसने तो 12 मुदईने बंदे इसमें नॉमिनेट किए थे। 12 में से 10 को पुलिस ने इनोसेंट डिक्लेयर करके उनका कॉलम नंबर 2 में नाम लिख दिया। हाउएवर द नेम वर्स दे वर समन टू फेस ट्रायल। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट साहब थे ना, उन्होंने पुलिस की इस फाइंडिंग से एग्री नहीं किया। उन्होंने जितने भी बंदे थे 12 के 12 उन सब को कॉल अप कर लिया कि आओ और ट्रायल को फेस करो। तो यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, चालान कोर्ट में जमा आ गया, ये जजमेंट में मेंशन किया जा चुका है यहाँ तक। नाउ अब पैराग्राफ नंबर 3 में क्या हुआ, द अक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ बीइंग समन्ड अपीयर्ड। अब 12 पुलिस ने 10 बंदों को इनोसेंट डिक्लेयर किया था, बट मैजिस्ट्रेट साहब ने डिसएग्री करके 12 के 12 को उनको कॉल अप कर लिया। अब वो अपीयर हुए एंड चार्ज अगेंस्ट ऑल ऑफ देम फ्रेम्ड, उनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया गया। यानी चार्ज फ्रेम करना ये होता है कि उन सब को जज साहब ने ये पूछा कि आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो, डिनाई करते हो। अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं तो स्ट्रेट वे उनको कन्विक्ट करके सज़ा दे दी जाती है, बट अगर वो डिनाई करेंगे तो ट्रायल होगा। तो यहाँ पे विच दे प्लेस्ड नॉट गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल एंड प्रोसिक्यूशन वाज आस्क्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस। तो यहाँ से
उन सारे जितने भी एक्यूज़ थे उन्होंने कहा कि हम गिल्टी नहीं है, हमारे खिलाफ झूठा केस है, हम ट्रायल को फेस करेंगे। यहाँ से अब ट्रायल शुरू होगा। अब प्रोसिक्यूशन को क्या गया कि आप अपने विटनेसेस ले आओ। अब इस मर्डर केस में टोटल प्रोसिक्यूशन की तरफ से 14 विटनेसेस पेश किए गए हैं, 14 गवाह आए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एक मोहम्मद अरशद आया, ये PW1 जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, नंबर 1 पे ये आया। इसने क्या किया था? इसने एंड डिपोज्ड रिगार्डिंग रिसीविंग सील्ड पार्सल्स कंटेन्ड इन ब्लड स्टेन्ड अर्थ एंड गन्स वेपन। अब इसने जो पार्सल्स वगैरह उसको ब्लड स्टेन्ड अर्थ के दिए गए थे और जो वेपन रिकवर किए गए थे उनको ऑफिस में जाके दिया था। ये इसने ये गवाही दी इस हद तक कि इसका ये काम था। दूसरा मोहम्मद नईम आया, ये भी कांस्टेबल था, इसका नंबर 994/C, ये इसका नंबर है, ये कांस्टेबल है। ये PW2 के तौर पे पेश हुआ। इसने क्या किया था? एंड डिपोज दैट मोहम्मद असलम SI जो सब इंस्पेक्टर उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था, हैंडेड ओवर टू हिम द कंप्लेनेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस विच ही हैंडेड ओवर टू मुहर्रर ऑफ द पुलिस स्टेशन हु चार्ज आउट फॉर्मर FIR। अब पुलिस जो ये था सब इंस्पेक्टर, इसको दरख्वास्त दी गई हॉस्पिटल में। इसने फिर मुद्दई को इस कांस्टेबल के साथ मोहम्मद नदीम के साथ पुलिस स्टेशन में भेजा जहाँ पे इसकी फॉर्मल FIR रजिस्टर की गई। इसका इतना ही काम था, इसने इसके रिगार्डिंग एविडेंस दी। PW3 कौन आया? मोहम्मद रफ़ीक आया, ड्राफ्ट्समैन। इसने जो साइट प्लान वगैरह ड्राफ्ट किए थे स्केल के साथ, 2 किस्म के होते हैं ना, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इसने उससे रिलेटेड गवाही दी। नेक्स्ट नंबर PW4 कौन आया? मोहम्मद परवेज़, ये भी कांस्टेबल था। इसने क्या गवाही दी? एंड डिपोज दैट ही एस्कॉर्टेड द डेड बॉडी ऑफ डिसीज फॉर द ऑटोप्सी एंड देयर आफ्टर प्रोड्यूस द लास्ट वॉन क्लोथ्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू IO। इसने क्या किया था? इसने जो डेड बॉडी थी इसको ऑटोप्सी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ये लेके गया था, प्लस उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स और इसको प्रोड्यूस जो लास्ट वॉन क्लोथ्स थे और डॉक्यूमेंट्स थे वो इसको हैंडेड ओवर किए थे, जो इसने आके IO साहब को दे दिए थे। तो इसका इतना काम था, इसने इसके रिगार्डिंग एविडेंस दी। नेक्स्ट फिर आया डॉक्टर साहब, डॉक्टर वसीम याद MO, ये जिन्होंने ऑटोप्सी वगैरह की थी। अब ये डॉक्टर साहब की एविडेंस है। ये PW5 के तौर पे आए। एंड डिपोज रिगार्डिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ मोहम्मद रमज़ान डिसीज अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ वाज हेमोग्रेक ए शॉक ड्यू टू ऑल इंजरीज कलेक्टिवली। क्या इन्होंने आके ये कहा कि मेरी ओपिनियन में जो इसकी इंजरीज कॉज हुई थी उनकी वजह से इसको शॉक हुआ और इसकी डेथ होगी। और ये फायर आर्म इंजरीज थी। इनमें सिर्फ इंजरी नंबर 5 जो थी वो फायर आर्म नहीं थी, विच वर इन्फ्लेक्टेड बाई फायर आर्म एक्सेप्ट इंजरी नंबर 5। जो इंजरी नंबर 5 थी इन्होंने कहा कि वो फायर आर्म इंजरी नहीं थी और वो फायर आर्म इंजरी नहीं थी। इंजरी नंबर 2 कुड कॉज डेथ इंडिविजुअली इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर। जो इंजरी नंबर 2 इसको लगी थी उसके वो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में अगर किसी के लगे तो उसकी डेथ हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को गन से मारो तो उसकी डेथ ही होगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इंजरी नंबर 2 है उसकी वजह से डेथ हुई है। प्रोबेबल टाइम बिटवीन द इंजरीज एंड डेथ इज़ विद इन 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। के डेथ और इंजरीज़ के दरमियान जो टाइम है वो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे के दरमियान इस डिसीज़ की डेथ हो गई थी। एंड बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम 5 to 8 आवर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इन्होंने डॉक्टर साहब ने कर दी कि जो डेथ के बाद पोस्टमार्टम हुआ है उनके दरमियान जो गैप था वो 5 और 8 घंटे का था। अब ये बात बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है कि कैसे इतना डिले हो गया पोस्टमार्टम होने में। कोर्ट इस बात को बड़ा नोटिस करती है, बड़ी जजमेंट है इस पे कि अगर तो डिले है FIR में या पोस्टमार्टम में डिले है तो इस वजह से बंदे क्विट भी हो जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि कोर्ट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना टाइम किस लिए स्पेंड किया गया। हो सकता है यहाँ पे वो फिटनेसेस को तैयार कर रहे हो, स्टोरी को प्रिपेयर कर रहे हो। सो एनी हो ये फेटल होता है कि अगर पोस्टमार्टम में भी डिले हो। नेक्स्ट PW6 कौन आया? आतिफ रिजवान ASI, ये मुहर्रर था जिसने FIR वगैरह लिखी। फिर उसके बाद
जाहिद महमूद जो एक पीडब्ल्यू था इसको गिवन अप कर दिया बीइंग अननेसेसरी। अब ये विटनेस एफआईआर में इन्होंने मेंशन किया था, बट यहाँ पे बाद में इसकी गवाही नहीं करवाई। कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ के वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया हो सकता है। सो समटाइम्स या अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन को फील हो तो उनको वो एक्सक्लूड कर देते हैं, उनकी गवाही नहीं करवाते। तो ये जाहिद महमूद की गवाही नहीं करवाई जो कि एफआईआर में एज अ विटनेस मेंशन किया गया था। इसके बाद PW8 के तौर पे अपीयर हुआ है कंप्लेनेंट महमूद अहमद जो डिसीज का फादर था, हु अपीयर्ड एंड डिपोज अबाउट द कंटेंट्स। अब इसने ये आई विटनेस तो था नहीं, इसने सिर्फ जो कंटेंट्स थे एफआईआर के उनको ही corroborate किया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ, सारा हुआ बयान किया। अब आते हैं PW9 सफदर अली, ये था आई विटनेस, ये था इंजर्ड पर्सन, ये था जो डिसीज्ड रमज़ान के साथ था। सन ऑफ हु इज़ आई विटनेस ऑफ द अक्रंस अपीयर्ड एंड फर्निश्ड ऑकुलर अकाउंट। अब इसने आके अपनी सारी बताया कि क्या क्या कुछ हुआ है। अब इसकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार विटनेस आप कह सकते हैं। इंजर्ड है, इसके साथ भी वकूआ हुआ है। दूसरा आई विटनेस PW10 गुलशेर शाह। अब ये वो पीर साहब हैं हु इज़ एन अनदर आई विटनेस ऑफ द अक्रंस अपीयर्ड एंड फर्निश्ड ऑकुलर अकाउंट। अब ये दोनों आई विटनेस भी पेश किए गए हैं। बाकी सारे फॉर्मल विटनेसेस हैं जो पुलिस वगैरह की तरफ से आए, ये दो आई विटनेस आ गए। अब उसके बाद मोहम्मद अफजल, ये भी एक प्राइवेट विटनेस है, मुद्दई की तरफ से पेश किया गया जो कि अबैटमेंट से रिलेटेड गवाही दे रहा है कि किन किन ने बैठ के अबैट किया कि हम ये अक्रस करेंगे। सो ये उससे रिलेटेड है। अबैटमेंट का सेक्शन जो कि डिलीट हो चुका है, ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं PW13। ये कौन है? ये वो सब इंस्पेक्टर है जिसको शुरू में वो मुद्दई ने दरख्वास्त दी थी हॉस्पिटल में, इसकी गवाही थी। उसके बाद PW14 है मोहम्मद यार सब इंस्पेक्टर, ये वो आईओ है जिसके पास चेंज होके सो ये दो आईओज भी आ गए। सो इस केस में टोटल 14 विटनेसेस दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अब इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस क्लोज़ की और उसके साथ एविडेंस क्लोज़ करने के साथ केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, फिर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट्स आई हैं उन सारों को भी एग्जिबिट करवाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से। नेक्स्ट अब क्या होता है, जब एविडेंस आ गई उसके बाद हमेशा 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। अब 342 की स्टेटमेंट ये होता है कि जो एक्यूज़ होता है उसके सामने जितना भी मटेरियल अभी तक कलेक्ट किया गया होता है, जो मवाद उसके सामने आ गया होता है, एविडेंस में जो बातें आ जाती हैं, वो सारी बातें एक सवालनामे की पैटर्न पे उसके सामने रख दी जाती हैं कि इनका जवाब दो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई बात भी मिस नहीं करनी। अगर 342 की स्टेटमेंट में कोई बात जो मटेरियल एविडेंस आ चुका है अगर वो मेंशन नहीं किया गया, कोर्ट की तरफ से नहीं पूछा गया, तो फिर वो बाद में पढ़ा नहीं जाएगा। टेक्निकल बात है। एनी हाउ ये जो सवालनामा तैयार किया जाता है इसका जवाब बेसिकली जो आम रूटीन है ये वकला ही लिखते हैं। अब खुद सोचें कि एक अनपढ़ अगर एक्यूज़ है तो उसने वाई दिस केस अगेंस्ट यू उसका उसने क्या जवाब देना होता है। एनी हाउ ये 342 की स्टेटमेंट होती है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि क्या आपने अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC आप एज ए विटनेस खुद अपीयर होगे विटनेस बॉक्स में या कोई गवाह आप लेके आओगे, ये सारी बातें इससे पूछी जाती हैं। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट केस क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं, हाउ वेर इन आंसर टू द क्वेश्चन अगेंस्ट हिम एंड वाई द PW डिपोज, कि आपके अगेंस्ट ये झूठा केस क्यों दिया गया है और विटनेसेस ने आपके अगेंस्ट आके क्यों गवाही दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो भी पूछा गया। अब यहाँ पे जज साहब मेंशन कर रहे हैं कि इस सवाल का जवाब इस एक्यूज़ ने क्या दिया। अब यहाँ पे एक्यूज़, मैं इसको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि एक्यूज़ ने सिर्फ यही कहा था कि हमारा क्रॉस वर्जन भी हुआ था, अक्रंस हमने नहीं की, हमने तो कंप्लेंट भी फाइल की थी। सो इस किस्म की वो सारी बातें उसने अपने डिफेंस में दी कि मेरे अगेंस्ट ये झूठा केस है, इन्होंने मसला किया है, हमने इनको नहीं इंजर्ड किया, इन्होंने हमें मारा मुरा था। सो इस किस्म की बातें इसने क्रॉस वर्जन वाली 342 की स्टेटमेंट में दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमेशा 342 की स्टेटमेंट्स आने के बाद
जो आर्गूमेंट्स होते हैं, पहले प्रोसिक्यूशन करती है फिर डिफेंस करती है। अब यहाँ पे जज साहब ने जो प्रोसिक्यूशन साइड के आर्गूमेंट्स हैं वो लिख दिए हैं, जो कि बेसिकली इसमें DDPP वगैरह जो सरकारी वकील होते हैं, बट वो नहीं करते। नॉर्मली ये जो मुद्दई ने वकील किया होता है वही आर्गूमेंट्स करते हैं। अब प्रोसिक्यूशन की साइड से कौन से आर्गूमेंट्स हैं? इज़ दैट द एक्यूज्ड वर नॉमिनेटेड इन द प्रॉम्प्टली लॉज्ड FIR अलॉन्ग विद 6। पहली बात उन्होंने की कि ये FIR में नॉमिनेट किए गए हैं इन बंदों को। उसके बाद ये FIR जो है विदाउट एनी डे प्रॉम्प्टली लॉन्च कर दी गई थी। अब ये देखें ये जो डिले होता है FIR में, ये बड़ा फेटल होता है कि अब ये कोर्ट्स का इस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि अगर तो FIR होने में डिले किया गया और उससे ये मतलब लिया जाएगा कि जो मुद्दई है उसके पास मौके के गवाह नहीं थे, उसने झूठी कहानी बनाई है, गवाहों को प्लांट किया। सो ये FIR हमेशा प्रॉम्प्टली फौरी रजिस्टर करवानी चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या लिया इसमें, दैट स्पेसिफिक रोल्स वर एट्रीब्यूटेड टू एक्यूज्ड इन द FIR के जो मुद्दई हैं और सॉरी जो एक्यूज्ड हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको FIR में स्पेसिफिक रोल बताए गए हैं कि इसने गोली मारी, इसने उसको धक्का दिया। इस किस्म के रोल्स ये हमने अपनी FIR में मेंशन करने होते हैं। जनरली नहीं कहते कि 5 ने आके इसको गोली मार दी, किसने गोली मारी, ये सारी बातें एट्रीब्यूट यानी रोल्स एट्रीब्यूट करते हैं FIR में। तो इन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन ने कि जी हमने तो रोल भी एट्रीब्यूट की है। दैट द मोटिव अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन वॉर एलाइज्ड एंड प्रूव थ्रू कोजेंट। कहते हैं जी मोटिव भी हमने बताया और हमने वो प्रूव भी किया है कि हमारी लड़ाई हुई थी इनके साथ, ये जो इनका पीर साहब थे उनके साथ। सो मोटिव भी हमने प्रूव कर दिया। दैट द आई विटनेसेस हैड सीन द अक्रंस इन द लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये रात का वकूआ है तो यहाँ पे ये प्ली ले रहे हैं कि देखें रात का वकूआ भी था, लेकिन आई विटनेसेस ने ये इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रोशनी में इसको देखा है वकूए को, एंड आइडेंटिफाइड द एक्यूज, और उन्होंने पे शनाख्त भी किया है इन बंदों को। दैट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अब अगला क्या आप प्ली ले रहे हैं, वेपन ऑफ ऑफेंसेस गन्स वर रिकवर्ड फ्रॉम 2 एक्यूज शकील एंड जमान। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्ली ले रहे हैं कि हमने पीछे हम देखते आ रहे हैं कि इनसे रिकवरी भी हुई है। ये जो शकील और जमान 2 अरेस्ट हुए थे, इन्होंने जाके रिकवरियाँ भी करवाई थी, हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये भी इन्होंने प्ली ली है कि देखें जी इनसे तो वो भी रिकवर हो गए हैं वेपन भी। दैट द ऑकुलर अकाउंट corroborated बाय द मेडिकल एविडेंस। और ये कह रहे हैं कि फर्दर ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन के वकील साहब के जो ऑकुलर अकाउंट है, जो आई विटनेसेस हैं, उन्होंने जो जो कुछ बयान किया वो मेडिकल एविडेंस के साथ corroborate कर रहा है। यानी जहाँ जहाँ पे इंजरीज बताई हैं जो हमारे आई विटनेसेस हैं, उन्होंने भी अपने गवाहियों में यही कहा है कि यहाँ पे गोली लगी, यहाँ पे गोली लगी। और जब हमने पोस्टमार्टम के साथ देखा है, मेडिकल एविडेंस के साथ देखा है, तो वहीं वहीं पे इनको गोलियाँ वगैरह लगी हुई हैं। दैट द वर्जन ऑफ एक्यूज पार्टी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। अब वो प्राइवेट कंप्लेंट का भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंप्लेंट भी इन्होंने कर लिया था वो भी इनका खारिज हो गया। सो ये मेन इनके आर्गूमेंट्स थे प्रोसिक्यूशन के। अब डिफेंस साइड के आर्गूमेंट्स क्या थे? लर्नड डिफेंस काउंसिल जो भी हैं मेंटेन दैट द आई विटनेसेस वर नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अक्रंस व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस इन डार्कनेस। पहली बात उन्होंने कर दी, देखें इस केसेस में क्रिमिनल केसेस में जो आई विटनेस होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो आई विटनेसेस हैं ना, इनकी गवाही से इनको किसी तरह उससे फ़ायदा लिया जाए। तो पहली बात ये होती है कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो आई विटनेस थे वो प्रेजेंट ही नहीं थे। हम उनसे इस किस्म के क्वेश्चन करते हैं कि जहाँ से हमें बेनिफिट लगे, हम ये साबित कर सकें कि ये तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल दे दूँ कि एक बंदे का घर लाहौर में है, अकरन से एक मुल्तान में हुई है, वो आई विटनेस बन के आ जाता है, तो वो लाहौर का रहने वाला रात के वकूए में यहाँ पे कैसे पहुँच गया जहाँ पे कत्ल हो रहा है। सो इस किस्म के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्यों थे, आप तो वहाँ के रहने वाले हो। सो पहली बात तो इन्होंने ये कर दी कि जो प्रोसिक्यूशन ने गवाह पेश किए हैं वो जो हैं मौके पे मौजूद ही नहीं थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और डार्कनेस, रात का वकूआ है। दैट द एक्यूज्ड कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड एज देयर वॉज नो सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा उन्होंने प्ली ये लिया कि रात का वकूआ है, यहाँ पे तो कोई लाइट वगैरह ही नहीं थी, तो इन्होंने कैसे पहचान लिया एक्यूज़ को।
दैट द प्रेजेंस ऑफ कंप्लेनेंट महमूद, अब यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट कहाँ का रहने वाला है, ये दूसरे गांव में जाके अक्रंस हो रही है, इसकी प्रेजेंस भी डाउटफुल है। इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट कहा है, सफदर अली आल्सो नॉट प्रेजेंट एट डिसीज टाइम, वो भी नहीं प्रेजेंट नहीं था। रिकवरीज फ्रॉम द एक्यूज वर नॉट एस्टेब्लिश थ्रू इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल विटनेसेस। अब नेक्स्ट ये भी इन्होंने कह दिया कि जो रिकवरीज हम पे इन्होंने 2 गन्स डाल दी हैं कि हमसे रिकवर की हैं, उनके जो देखें जब रिकवरी भी होनी है ना तो उनके विटनेसेस रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, किए जाते हैं कि जिनकी प्रेजेंस में रिकवरी हुई है। और सेक्शन 103 सीआरपीसी को अगर देखें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि प्राइवेट विटनेसेस की कोशिश की जानी कि उनकी प्रेजेंस में ये रिकवरीज वगैरह हो रही हैं एक्यूज से। अगर सारे पुलिस वाले ही होंगे तो मामला तो डाउटफुल हो जाएगा कि पुलिस वालों ने अपने ही बंदे पकड़ के वहाँ से खुद ही डाल डूल के अपने विटनेसेस सारे डाल दिए। सो इसी वजह से प्राइवेट विटनेसेस लेने चाहिए जब रिकवरीज कर रहे हैं एक्यूज से। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई प्राइवेट विटनेस नहीं इन्होंने रिकॉर्ड की उसकी स्टेटमेंट जिसकी प्रेजेंस में इन्होंने ये गन्स वगैरह रिकवर की। सो ये इनके ग्राउंड थे, इनके आर्गूमेंट्स थे डिफेंस साइड के। अब इसके बाद मैंने पहले ही कहा कि 2 पोर्शन में होगी ये। यहाँ तक इस जजमेंट में पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें एफआईआर से लेके और गवाहियाँ होने तक, 342 की स्टेटमेंट होने के बाद आर्गूमेंट्स होने तक का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ये सारा कुछ एक जजमेंट में लिखा जाएगा। मर्डर केस में या किसी भी क्रिमिनल केस में सारे पहले के फैक्ट्स लिखने होते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे देख लें आप क्या कह रहे हैं। जैसा आई हैव हर्ड आर्गूमेंट्स एंड हैव पेरूज द रिकॉर्ड, यहाँ से अब वो कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड भी देख लिया है, मैंने जो आर्गूमेंट्स वगैरह हैं वो भी सुन लिए हैं। अब इसके बाद जज साहब ने अपने बेसिकली रीजनिंग देनी है इस जजमेंट की कि इनको कन्विक्ट करना है या इनको इनको कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है। सो एनी हाउ इस केस में प्रोसिक्यूशन इन ऑर्डर टू प्रूव चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द केस रिलाइड ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एविडेंस। जज साहब ने, हर जज साहब की जजमेंट लिखने की का एक अपना तरीका होता है। इन्होंने 4 पॉइंट्स शुरू में ही लिख दिए हैं कि ये मोटिव, ऑकुलर एविडेंस जो आई विटनेसेस हैं, मेडिकल एविडेंस है और रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इन पॉइंट्स की पे ही रिलाई कर रहा है प्रोसिक्यूशन का केस। अब इन्होंने 1 बाय 1 इनको डिस्कस करना है। पहला तो मोटिव आ गया। मोटिव में अब इन्होंने कहा था जो लड़ाई हुई है, मैं उसको इतनी डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन एंड पे उन्होंने लिख दिया है सो फार एज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट ओवर द सिलेक्शन ऑफ इमाम ऑफ द मॉस्क इज कंसर्न बोथ द पार्टीज एडमिटेड द सेम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। अब ये देखें जो इनका मेन मसला था पार्टीज़ का वो ये था। अब उन्होंने क्रॉस वर्जन जब रिकॉर्ड करवाया, फिर प्राइवेट कंप्लेंट किया क्योंकि क्रॉस वर्जन खारिज हो गया था, उसमें उन्होंने कह दिया था जो एक्यूज साइड की कि इमाम मस्जिद से रिलेटेड मसला है, मस्जिद में जो इनके पीर साहब हैं उनके साथ कि हम अपना इमाम लाना चाहते हैं, ये अपना लाना चाहते हैं। सो इस किस्म का डिस्प्यूट था। देखिए अब क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड अगर तो सच्चा वकूआ हो तो ही क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड करवाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि सच्चा झूठा जो भी है क्रॉस वर्जन फटाफट करवाने चले जाते हैं। क्रॉस वर्जन का अब नुकसान यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी उनकी प्रेजेंस एडमिट हो गई है एक्यूज्ड पर्सन की इस केस में कि हाँ जी हम भी क्रॉस वर्जन में इन्होंने कहा था कि इन्होंने लड़ाई शुरू की है, हमारे बंदे भी ज़ख्मी हुए हैं, 2 वो खारिज भी हो गया, लेकिन वो एक पीस ऑफ एविडेंस तो आ गया कि ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम मौके पे मौजूद थे एक्यूज्ड वगैरह। इनको तो कोई साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो एनी हो क्रॉस वर्जन तभी करवाना चाहिए जब वाकई ही वकूआ सच्चा हो, अदरवाइज़ आप डिफेंस साइड को चुप करके बैठना चाहिए। प्रूव तो सब कुछ जो मुदई है, कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने करना है, एक्यूज ने तो कुछ प्रूव ही नहीं करना। एनी हो ऑकुलर अकाउंट, अब इसमें दूसरी बात मोटिव के बाद उन्होंने जज साहब ने ऑकुलर अकाउंट को पे अपनी फाइंडिंग देनी है। अब वो क्या रहे हैं, प्रोसिक्यूशन रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ PW9 सफदर अली, ये आई विटनेस था, एंड PW10 गुलशेर शाह टू प्रूव द मेन अक्रेंस, ये 2 आई विटनेस थे। अब इनकी एविडेंस से रिलेटेड जैसा आप लिख रहे हैं, सफदर Ali PW9 and Gulsher Shah were the main witnesses of the prosecution who furnished ocular account. House of Safdar Ali PW9 जो आई विटनेस है, near is
नियर द प्लेस ऑफ अक्रंस। पहली बात कि जो सफदर अली है उसका घर प्लेस ऑफ अक्रंस है, क्योंकि चौक में ये मर्डर हुए हैं, वो उसके घर के बिल्कुल करीब है। सिमिलरली हाउस ऑफ गुलशेर, वो जो पीर साहब थे, वॉज नियर द प्लेस ऑफ अक्रंस एज शोन इन द साइड। अब जो दूसरे गवाह थे, आई विटनेस थे, वो पीर साहब, उनका घर भी उस चौक से करीब है जहाँ पे लड़ाई हुई है। पहली बात तो ये आ गई। अच्छा, हाउस ऑफ एक्यूज्ड वॉज शोन इन द स्केल्ड साइट प्लान एट द कॉर्नर ऑफ द चौक, और जो एक्यूज था उसका घर भी वो चौक के कॉर्नर में है, तीनों के घर वहाँ पे हैं। प्रेजेंस ऑफ द PW9 and 10 एट द टाइम ऑफ अक्रंस वॉज क्वाइट नेचुरल, दे वर नॉट चांस विटनेसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब इसमें जैसा हमने यहाँ कह दिया है कि क्योंकि इनके घर करीब करीब थे आई विटनेसेस के, उस प्लेस ऑफ अक्रंस के, तो इनकी प्रेजेंस नेचुरल है, ये हो सकते थे वहाँ पे उस टाइम पे जब ये अक्रंस हुई। अगर तो इनका घर बहुत दूर होता, लाहौर होता, कराची होता, 10 मील के फासले पे होता, तो डाउटफुल होना था कि ये कैसे आ गए हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे इनका घर उस चौक पे के करीब है, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो विटनेसेस हैं ना, आई विटनेसेस, ये सच्चे हैं, इनकी प्रेजेंस हो सकती है। देयर प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अक्रंस वॉज नॉट इम्प्रॉबेबल, ठीक है। Both eyewitnesses have explained the accused party were present at the battle of the Iftikhar and Zaman Ali with firearm weapons like according to their version शकील alias। अब ये उन्होंने कहा है कि ये चूँकि वहाँ पे इनकी प्रेजेंस नेचुरल है, उन पर रिलाई कर रहे हैं और इनकी बातों को आई विटनेसेस की को जज साहब एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं। नेक्स्ट फिर मेडिकल एविडेंस, उसमें जज साहब ने, जो डॉक्टर साहब ने आके गवाही दी है उसको, और आखिर में रिकवरी। अब 4 पॉइंट्स थे रिकवरी, और मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, मेनली मैंने इसी को पढ़ना था, आई विटनेसेस की, कि उनकी प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो रही है। उसके बाद मेडिकल एविडेंस को डिस्कस किया, रिकवरी को और इन्वेस्टिगेशन को। जज साहब लास्ट में, जज साहब ने इस केस में जब पूरे इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद जो अपनी फाइंडिंग दी, इसमें जो 10 एक्यूज़ थे उनको जो है ये देख ले, एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ एक्यूज्ड कमर अब्बास वहीद, ये जितने भी थे 10 के 10, इनको एक्विट कर दिया क्योंकि इनकी प्रेजेंस इस्टेब्लिश नहीं हुई। लेकिन केस ऑफ एक्यूज शकील अहमद एंड जमान अली, यही दो मेन थे जिनसे रिकवरी हुई थी, इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द केस ऑफ को एक्यूज्ड। लेकिन इनको उन्होंने कहा इनका केस थोड़ा डिफरेंट है। दे हैव एडमिटेड टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एट द टाइम ऑफ अक्रंस इन देयर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड। एंड अब ये 342 की जो स्टेटमेंट दी थी ना, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि उसने कि हमारा एक प्राइवेट क्रॉस वर्जन भी हमने रिकॉर्ड कराया, हमारा हमने प्राइवेट कंप्लेंट भी, इस्तगासा भी किया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब अक्रंस हुई हम घर के बाहर मौजूद थे, इन्होंने खुद एडमिट कर लिया था, 342 के स्टेटमेंट में भी ये कर लिया। दिस फैक्ट वॉज ऑल्सो स्टेटेड बाई कंप्लेनेंट ऑफ द, और जो उस इस्तगासा जो इन्होंने किया था, जो क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड करवाया था, उसका जो कंप्लेनेंट था उसने भी कहा था कि ये दो मुलजम अपने घर के बाहर खड़े थे। विटनेसेस ऑफ द प्राइवेट कंप्लेंट ऑल्सो स्टेटेड, जो आई विटनेसेस थे उन्होंने भी यही आके कहा कि ये अपने घर के बाहर मौजूद थे। नंबर ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड बाई मोहम्मद रमज़ान ऑल्सो शोज दैट द शॉट फायर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर द एक्यूज्ड वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे सारी कहानी इन्होंने खुद ही ख़राब कर लिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक तो इस्तगासे में मान गए कि घर के बाहर खड़े थे, दूसरा फिर गवाहों ने भी आके कह दिया, फिर तीसरी बात ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि जो जिस डायरेक्शन से गोलियां लगी हैं उस मोहम्मद रमज़ान को, जो मेडिकल में आया है, वो उसी साइड पे लगी हैं जिस साइड पे इनका घर था, और ये खुद ही कह रहे हैं हम घर के बाहर मौजूद थे। PW5 doctor explained his statement that his cause of death in his opinion was and shock due to all injuries। अब यहाँ पे जज साहब ने कह दिया आप अपने घर, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि आप अपने घर के बाहर मौजूद थे, उसी डायरेक्शन से गोलियाँ लग रही हैं, तो आपकी हद तक यह केस सच्चा है, मैं आपको कन्विक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, फॉर द रीज़न नोटेड अबव आई एम ओपिनियन दैट चार्ज अगेंस्ट शकील एंड जमान, इन दोनों के is proved beyond reasonable doubt. Consequently, both are I hold both of them guilty and convict। 302 PPC में इनको कन्विक्ट कर दिया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, और 1-1 लाख जुर्माना भी कर दिया। अब
ये सारा कुछ। अब एक बात और लास्टली 382 बी का फ़ायदा भी इनको दिया गया। अब ये 382 बी सीआरपीसी, इसमें ये होता है कि जितनी देर भी मुलजिम अंदर रहा है, जो उसको सज़ा हुई है उसमें से वो टाइम डिडक्ट होगा। अब जैसे ये जब अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद ट्रायल चला है, साल चला है, 1.5 साल चला है, उसके बाद जाके फ़ैसला हुआ है, तो अरेस्ट से फ़ैसला होने के दरमियान जितनी देर एक्यूज़ जेल में रहा है, वो टाइम उसकी टोटल इम्प्रिजनमेंट से डिडक्ट कर दिया जाता है। ये 382 बी है सेक्शन सीआरपीसी का। तो ये फ़ायदा भी इनको दे दिया, उम्र कैद की इनको सज़ा दी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बेसिकली इन्होंने इस्तगासा किया था, उसमें मान गए थे, पर जज साहब ने कंक्लूड भी यही किया कि आप खुद मान रहे हो, आप अपने घर के बाहर हो, खड़े थे उस टाइम पे जब ये मर्डर हुए, और आपसे गन्स वगैरह भी रिकवर हो रही हैं, प्लस डायरेक्शन उसी से गोलियां लगी हैं जिस डायरेक्शन में आप खड़े थे। जो प्रेजेंस थी विटनेसेस की, आई विटनेसेस की, उसको आप शेक नहीं कर सके, वो प्रेजेंट थे, वो नेचुरल विटनेसेस थे। इस वजह से इन दो को सज़ा हुई, और जो बाकी 10 नॉमिनेट किए गए थे उन सब को जज साहब ने बरी कर दिया। अब हर जजमेंट के एंड पे जज साहब के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, डेट होती, और लास्टली जज साहब ने ये सर्टिफिकेट देना होता है कि इस जजमेंट के कितने पेजेस थे। जैसे इस जजमेंट के 16 पेजेस थे, और हर पेज को उन्होंने ये कहना होता है कि मैंने खुद डिक्टेट करवाया, रीड कराया, करेक्ट कराया और साइन किया। सो ये एंड पे सर्टिफिकेट हर जजमेंट के एंड पे जज साहब ने देनी होती हैं। सो ये था जी एक मर्डर केस। अब मैं इसका आगे भी बता दूं कि ये शकील और ज़मान की फिर अपील्स फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और ये दोनों एक्विट हो गए थे। अब वो क्विट किस बेस पे हुए, ये वो इस वजह से हो गए थे कि एक सेट ऑफ एविडेंस पे देखें, दो जो विटनेसेस थे उनकी गवाही 10 जो और एक्यूज थे उनकी हद तक नहीं मानी गई कि ये विटनेसेस झूठ बोल रहे हैं कि ये 10 बंदे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, उनको एक्विट कर दिया। वहाँ तक उनकी एविडेंस को माना नहीं जा रहा। तो ये कैसे हो सकता है, ये दो की हद तक सच बोल रहे हैं, या तो वो इनकी हद तक भी झूठ ही बोल रहे हैं। इस वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दे के इन दो मुलजमान को भी क्विट कर दिया गया था, लाहौर हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया था। देखें, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं लॉ के कि एक गवाह की गवाही आप एक विटनेस एक एक्यूज़ की हद तक मान रहे हो, दूसरी की हद तक नहीं मान रहे, या तो दोनों की हद तक मानोगे या दोनों की हद तक नहीं मानोगे। सो सेम सेट ऑफ विटनेसेस पे, क्योंकि कुछ एक्यूज़ को क्विट किया गया था और कुछ को यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था, तो इसी बेस पे इनको फिर जो एपलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट ने, उन्होंने क्विट कर दिया था इन दोनों को भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट जजमेंट इन अ मर्डर केस। आई होप आपको आज की वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।